जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी के सिलेबस के बारे में। सब कुछ हो चुका है, एमपीपीएससी एग्जाम हो गया, उसकी आंसर की भी आ चुकी है, उसमें काफ़ी विवाद हुआ, बहुत सी बातें सामने आई। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप सभी इन विवादों पर पढ़ें, इन सभी के बारे में बात करें, कट ऑफ के बारे में, पेपर लीक के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, और अपना कीमती समय बर्बाद करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप आराम से बैठकर शांत दिमाग से मेंस की तैयारी करें, जिसमें आपका जीवन है, जिसमें आपका आगे फ्यूचर है। ठीक है, अगर आप एमपीपीएससी प्री में आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में आपको मेंस पर ही फोकस करना चाहिए। अगर आपको मेंस का सिलेबस कवर आपको क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप मेंस का सिलेबस पढ़ें, उसका जो एग्जाम पैटर्न है उसको समझें, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने 3 मार्कर आते हैं, कितने 2 मार्कर आते हैं, कितने आपके 7 मार्कर आते हैं, किस प्रकार से पैटर्न है, उसको समझकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। होता क्या है कि आपको सिलेबस पता नहीं होता है, तो सपोज करिए कि आपका जो पॉलिटी है या आपका ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी और पॉलिटी बहुत बड़े विषय हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कितना दिया है तो आपको उतना ही पढ़ना है। पूरा आपको पॉलिटी नहीं पढ़ना है, पूरा आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, जितना आपके सिलेबस में है सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है, उसी में से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, तो आज हमारा फोकस है कि एमपीपीएससी मेंस यानी मुख्य परीक्षा के सिलेबस को समझते हैं, उसका जो एग्जाम पैटर्न है समझते हैं, बाकी सिलेबस तो आप पढ़ लोगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये आपका 24 में आपका आया था। ठीक है, ये आपका राज्य सेवा परीक्षा योजना आपका पाठ्यक्रम हो गया। ठीक है, अब इसको समझ लिया हमने, ये तो ठीक है, पढ़ लोगे आप। जो आपका प्री का जो सिलेबस है ना, जो आपका प्री का सिलेबस है, आपका प्री का सिलेबस हो गया, तो इसको तो पढ़ लिया होगा आपने प्री के पहले ही, आपको विश्वास है मुझे आप पे। अब इसमें शुरुआत में आपको हिस्ट्री दे रखी है, फिर इसमें एमपी का इतिहास दे रखा है, एमपी का जो इतिहास है, संस्कृति है, उसको उसमें दे रखा है, फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और भारत का जो भूगोल है वो दे रखा है इसमें। ठीक है, उसके बाद में मध्य प्रदेश का जो भूगोल है वो दे रखा है। फिर देखेंगे आप इसमें जो संविधान है, मध्य प्रदेश और भारत का संविधान इसमें दे रखा है। आगे देखेंगे आप तो इसमें तो भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की बात यहाँ पर की गई है। उसके बाद देखेंगे आप तो जो आपका जो विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय संचार प्रौद्योगिकी। उसके बाद देखें आप मध्य प्रदेश की जनजाति, अभी आपका 10th यूनिट है, जहाँ पहले कमीशन हुआ करते थे, यहाँ पर इन्होंने एमपीजी को ऐड कर दिया है। एमपीजी में मध्य प्रदेश की जनजातियों को उन्होंने ऐड किया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और काफी क्वेश्चन इस बार आए हैं। तो हमारा फोकस आज मुख्य परीक्षा पर है, मेंस पर है, जो आपका होने वाला है कुछ महीनों में। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको सिलेबस क्लियर हो जाए ताकि आप पढ़ने में आपको आसानी हो। चलिए अब देखें, इसमें कई सारे परिवर्तन हुए हैं। अब देखो, ये जो आपका है इसको देखें आप ध्यान से। मतलब आपको, अगर आप स्कूल में हो, अगर आप 10th में हो, 12th में हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने सब्जेक्ट हैं। इसी प्रकार से एमपीपीएससी में आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने विषय हैं जिनको आपको पढ़ना है। अब यदि आपको एमपीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, आपको ये भी नहीं पता कि कितने विषय हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से विषय हमको पढ़ने हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 से प्रभावशाली होगा, ये हो चुका है प्रभावशाली। अब देखें, इसमें कुछ 6 पेपर होते हैं। अब उनको किस पार्ट में, कितने पार्ट में बांटा गया है उसको देखें आप। अब इसके पहले क्या पैटर्न था उसको भूल जाइए, ये नया पैटर्न है, इसको ही आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है इन लोगों ने। इसमें कुल आपको 6 पेपर होते हैं, है ना। आपको जो जीएस के 6 पेपर होते हैं, सब में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। वो कितने मार्क्स के होते हैं आपके सामने लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेंगे। देखो, सबसे पहला आपका होता है, इसमें देखो क्या आता है, इसमें आपका देखेंगे आप तो इसमें इतिहास और भूगोल है। मतलब पार्ट ए में आपके जो टॉपिक है वो इतिहास के हैं, पार्ट बी में जो आपके टॉपिक है वो भूगोल के हैं, ज्योग्राफी के हैं। इतना क्लियर है आपको। अब इसके बाद में सामान्य अध्ययन, आपका जो पेपर 2 है, इसमें आपका जो पेपर पार्ट ए है, इसमें राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है, और इसमें आपका समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी इसमें दे रखा है। ये आपका पार्ट बी हो गया। ठीक है, पेपर 2 हो गया। पेपर 3 की बात करेंगे तो इसमें पार्ट ए में अर्थशास्त्र है, इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है आपका, और जो आपका पार्ट बी है इसमें विज्ञान, तकनीक एवं जन स्वास्थ्य की बात यहाँ पर हो रही है। साइंस एंड टेक वाला पार्ट इसमें है, और आपका हेल्थ वाला पार्ट इसमें दे रखा है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ वाला। अब पेपर 4 पे जाइए आप। पेपर 4 में पहले पार्ट तो एक ही पार्ट था उसमें, लेकिन इस बार 2 पार्ट में इसको बांट दिया गया है। पहला पार्ट इसमें दे रखा है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान,
है ना, लोक प्रशासन पब्लिक एड है ये, और केस स्टडी, वो तो केस स्टडी सब में था, लेकिन दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन इन्होंने ऐड कर दिया इसमें। और आपका जो पार्ट बी है इसमें दे रखा है उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी। ठीक है, ये टॉपिक इन्होंने ऐड किया हुआ है। तो उद्यमिता हम पढ़ चुके हैं, हम इसे पढ़ेंगे दोबारा। उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व का विकास एवं केस स्टडी, इसको उन्होंने इसमें ऐड किया हुआ है, इसको हमको पढ़ना है। जो आपका लास्ट 5 और 6 पेपर आपके होते हैं, 5वां पेपर आपका सामान्य हिंदी का होता है, सामान्य हिंदी एवं व्याकरण, इसमें 200 मार्क्स का होता है ये। अब देखिए, हाँ ये आपको बताना भूल गया मैं, टाइम जो आपका फर्स्ट पेपर होता है इसमें 2 पार्ट 150 दोनों पार्ट मिलाकर 300 नंबर के होते हैं। आपका पेपर 3 घंटे का होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देना होता है। पार्ट बी भी सेम होता है, पार्ट 3 पार्ट 4। पार्ट 4 देखेंगे आप तो पार्ट 4 भी 150 3 घंटे का होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देना होता है। जो आपका पार्ट 5 जो आपका पेपर 5 होता है, तो पेपर 4 हिंदी का जो होता है इसमें आपको ये 200 मार्क्स का होता है, ये 2 घंटे का होता है। ठीक है, और जो आपका 6वां पेपर होता है ये आपका हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का होता है, ये आपका 100 नंबर का होता है, और ये भी 2.5 घंटे का होता है। इसको अलग आपको हिंदी में देना होता है, सिर्फ हिंदी में, ये सिर्फ हिंदी में होता है, इसको ध्यान रखें आप, है ना, ये आपका सिर्फ हिंदी में होता है। अब देखिए ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखें आप, तो आपका जो नंबर है, कुल मार्क्स कितने हैं आपके, तो कुल मार्क्स आपके बन रहे हैं, देखो अगर आप खुद काउंट करोगे तो 300 300 900 300 1200, उसके बाद आपका 300 हो रहा है 1500। फिर आप देखो यहाँ पे, तो आपको जो मिला मिलोगे आपके 1500 हो रहा है ये, है ना, 300 600 900 1200 1500। ठीक, तो आपका ये 1500 हो गया, और 1500 प्लस करेंगे तो आपका सब साक्षात्कार होता है, तो आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के 185 मार्क्स जोड़ते हैं, उसके आधार पर आपका होता है 1685। तो कुल अंक आपको चाहिए 1685, तो 1685 के आधार पर आपका सिलेक्शन इसमें होता है। ठीक, चलिए ये हो गया आपका। अब देखो बात करते हैं, आपको जो पेपर होता है इसका पेपर में कितने, हर पेपर में पार्ट मतलब पेपर 1 2 3 4 5 6 में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, वो समझे आप। देखिए जो आपका पेपर होता है, जो आपका फर्स्ट पेपर होता है इसकी बात करें, है ना, इसमें क्या लिखा है, सामान्य अध्ययन, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय, मतलब जो आपके 3 पेपर है शुरुआत के, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसकी यदि बात करें तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो देखें आप। इसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है ये 15 प्रश्न होते हैं। ये देखो यहां देखो आप, जो अति लघु उत्तरीय होता है ना, अति लघु उत्तरीय, ये 15 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, और जो उनकी वर्ड लिमिट होती है, शब्द संख्या, शब्द संख्या, है ना, कितने शब्द आपको लिखकर आने, कितने वर्ड आपको लिखकर आने मैक्सिमम, वो आती है आपकी 20 से ऊपर आपको नहीं जाना है। ठीक है, 2 मार्कर में। तो पहला आपका जो पार्ट हो गया वो 2 मार्कर हो गया। 2 मार्कर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, और उनकी जो वर्ड लिमिट है वो 20 है, तो 15 दूनी 30। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट हो गया अति लघु उत्तरीय का, वो 30 मार्क का हो गया। ये क्लियर है आपको, मतलब पहले पार्ट में आपको 15 क्वेश्चन आ रहे हैं 2 मार्क के, तो आपका 30 हो गया। अब जो आपका सेकंड पार्ट है वो है लघु उत्तरीय। ठीक, यहां पर आपको देखें, यहां पर आपको 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 7 नंबर के। ठीक, तो आपका ये सेकंड पार्ट जो है वो 70 नंबर का हो गया, ये क्लियर है। और यहां पर आपकी जो वर्ड लिमिट है वो है 60 है, कितनी है, 60 है। फिर जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसकी बात करेंगे आप, तो ये 5 प्रश्न यहां पर आपको, सॉरी यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 5 है। ठीक, पहले 15 थी, 2 नंबर की 30 हो गया। फिर आपके 10 क्वेश्चन थे आपके लघु उत्तरीय, 7 प्रति क्वेश्चन का इसका मार्क्स था, इसका 70 हो गया। तो आपका जो आपका दीर्घ उत्तरीय है, ये आपके 5 प्रश्न आ रहे हैं, और आपको इसके प्रति क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स इसमें मिल रहे हैं, तो आपका हो गया 50 हो गया। ठीक है, यह 50 हो गया आपका। तो फर्स्ट पार्ट आपका 30 का हो गया, और सेकंड पार्ट आपका जो है लघु उत्तरीय ये आपका 70 का हो गया, और आपका जो लास्ट पार्ट है दीर्घ उत्तरीय ये आपका 50 का हो गया। कुल मार्क्स आपके हो गए 150, 150 हो गया। और जो आपका लास्ट पार्ट था 10 मार्कर, इसकी जो वर्ड लिमिट है वो आपकी है 200, वो 200 हो गई आपकी। ठीक, इस प्रकार से 30 70 50, तो आपको 150 नंबर का आपके शुरुआत के जो 3 पेपर आपके हैं, फर्स्ट
जीएस के फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। ये आपको क्लियर है? अब आगे देखें, इसको समझें आप। अब देखो, जो आपका फोर्थ पेपर है, इसकी बात करें हम लोग, प्रश्न पत्र फोर्थ पेपर के दोनों खंडों आ तथा बी में केवल हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में उत्तर लिखे जा सकेंगे। प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड आ तथा खंड बी में पूर्णांकों का वर्गीकरण इस प्रकार। अब इसको देखें आप, जो आपका फोर्थ पेपर है, फोर्थ पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाने वो देखें आप। देखो, इसमें भी आपके जो है, इसमें 4 पार्ट है, पहले 3 थे। यहां सबसे पहला पार्ट है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक। फिर आपका है दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक। फिर आपका है दीर्घ उत्तरीय, यहां सब सेम था। चौथा आपका नया पार्ट ऐड हो गया, इसमें 4 है केस स्टडी। ये आपका केस स्टडी, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसको आपको समझना होगा, ठीक। ये हो गया आपका। अब जो आपका अति लघु उत्तरीय जो आपके प्रश्न आ रहे हैं, ये 16 प्रश्न आ रहे हैं, 16 क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, और आपको पर क्वेश्चन 2 नंबर इसमें मिल रहे हैं आपके, तो 16 दूनी 32। तो आपका पहला पार्ट 32 नंबर का हो गया, ठीक है। इसमें वर्ड लिमिट है 20, इसमें जो आपकी शब्द संख्या है मैक्सिमम आपकी वर्ड लिमिट है वो 20 हो गई। अब आपका सेकंड जो है आपका लघु उत्तरीय, इसमें आपको 8 क्वेश्चन आ रहे हैं 7 नंबर के, ठीक है। तो आपका ये 56 नंबर का हो गया, 8 7 56, क्लियर है बात। फिर आपका जो दीर्घ उत्तरीय है, ये 4 क्वेश्चन आ रहे हैं आपको 11 नंबर के, मतलब 11 चौक 44, तो आपका ये हो गया 44 नंबर का हो गया। बात आपको समझ में आ रही है कि पहले पार्ट में, मतलब पहले जो क्वेश्चन आपके होंगे अति लघु उत्तरीय होंगे, जो 16 होंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, मतलब हर क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, इस प्रकार से 32, यहाँ पर 8 7 56, 4 11 44, क्लियर है। और जो आपका केस स्टडी होगा, तो आपको सिर्फ एक ही केस स्टडी आएगा, और आपको जो सिंगल केस स्टडी आएगा वो 18 नंबर का होगा, तो आपका 18 मार्क्स का होने वाला है। इस प्रकार से आपको 18 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक। तो 32 56 88, ठीक है। और ये आपका हो गया 44, आपका 132 हो गया, और आपका 18 हो गया 150। इस प्रकार से 150 मार्क्स आपके बन रहे हैं। ये आपका फोर्थ पेपर का हो गया। तो आपका तो शुरुआत के 3 पेपर हो गए, फोर्थ पेपर हो गया। अब बचे आपका 5 और 6। इसको देखें आप, देखो जो पंचम पत्र है आपका, जो आपका पंचम, तो आपका 5th पेपर है, हिंदी तथा व्याकरण केवल हिंदी माध्यम में होगा। ये आपका सिर्फ हिंदी माध्यम में होगा। कौन सा? 5वां पेपर। छठा है वो भी आपका हिंदी में होगा। इसको देखें आप किस प्रकार से होना है। जो आपका 5वां और 6वां पेपर होगा, इसमें आपको इसके 3 पार्ट होंगे, है ना, ठीक। देखो इसमें आपका प्रश्न निबंध होगा, इसमें आपको प्रश्नों की संख्या 1 होगी। आपको जो प्रश्न, पहला आपको जो पेपर होगा, तो आपका फर्स्ट पार्ट है वो है प्रथम निबंध, 1 नंबर का होगा सर, एक उसमें क्वेश्चन आएगा। और इसमें एक क्वेश्चन जो है आपका, इसमें जो वर्ड लिमिट है वो आपकी 1000 होगी इसमें, और इसमें पूर्णांक है 50, मतलब ये 50 नंबर का होगा। इसमें एक क्वेश्चन होगा निबंध का, वो 50 नंबर का होगा। फिर द्वितीय निबंध जो होगा आपका, ये आपका एक इसमें क्वेश्चन आएगा 500, इसमें वर्ड लिमिट होगी, ये 20 नंबर का होगा। और जो आपका प्रारूप लेखन है, ये आपका जो है एक क्वेश्चन आएगा, ये 500 इसकी वर्ड लिमिट है, ये 15 मार्क्स का होगा। और प्रतिवेदन जो है ये आपका 250 इसकी वर्ड लिमिट है, ये आपका 15 नंबर का होगा। इस प्रकार से 100 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इस पे। तो आपका ये आपका 6वें पेपर का हो गया। तो आपका 5th पेपर इसमें लिखा हुआ है, पंचम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी तथा व्याकरण केवल हिंदी माध्यम में होगा, पूर्णांक 200 अंकों का होगा। इसमें प्रश्नों के अंकों का विवरण पाठ्यक्रम में उल्लिखित है। प्रश्न पत्र का समय 2 घंटों में होगा। मतलब आपको जो 5वां पेपर है वो 2 घंटे का होगा, हिंदी व्याकरण का होगा। तो आपका 6वां पेपर की बात कर रहे हैं वो 2.5 घंटे का होगा, और ये 100 नंबर का होगा। ये क्लियर है आपको? तो मार्क्स किस प्रकार से इसमें दिए जा रहे हैं आपको क्लियर हो गया। अब देखो सिलेबस की बात करते हैं। अब जो आपका सिलेबस की बात हम करें, तो सिलेबस आपको पढ़ना है। ये आपको मैं बहुत नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि देखो सिलेबस आपको खुद को पढ़ना है। अगर आप चाहो कि आप किसी लेक्चर को सुन लो सिलेबस के लिए, तो बहुत गलत बात है। अगर आपको खुद से ही आपका सिलेबस क्लियर नहीं है और आप चाह रहे हो कोई आपको पढ़ा दे, ये बहुत ही मतलब एक डिपेंडेंसी वाली बात हो जाती है कि आप डिपेंड हो गए सब पे। खुद से आप सिलेबस पढ़िए, समझिए उसको। आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, आप किसी और से पूछते हो कि भाई अपने पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें सिलेबस क्या है, ये बहुत ही गलत बात है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको खुद से अपना सिलेबस पता होना चाहिए। हम समझते हैं कि आपके सिलेबस में बेसिक बातें क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो समझते हैं, बाकी पढ़ना तो आपको ही है ना। देखिए जो आपका सबसे पहली बात हो रही है, 6 पेपर होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं समझ लिया हमने, कितने मार्क्स के होते हैं समझ लिया। अब देखिए
इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको देखना है। तो उसके आधार पर आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये हो गया आपका। आप देखो जो आपका फर्स्ट पेपर का इसमें देखेंगे आप, इसमें जो आपकी यूनिट्स है वो 1 2 3 4 5, तो इसमें आपको 5 यूनिट है ना। पेपर पार्ट 1 में, सॉरी पार्ट ए में, पेपर 1 के पार्ट ए में 5 यूनिट है। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है इसमें आपको इतिहास दे रखा है, भारतीय इतिहास दे रखा है। इसमें भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक ये दे रखा है इसमें, ठीक, आपका इतिहास दे रखा है। इसके बाद आप सेकंड यूनिट पे आएंगे, आप प्रागैतिक एवं आद्य ऐतिहासिक मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश। तो इसमें एमपी को कवर किया गया है, मतलब एमपी का जो इतिहास है वो इसमें कवर किया गया। ओलिकर वंश जो आपका है, परिव्राजक राजवंश है, उच्च कल्प और गुर्जर प्रतिहार, इस प्रकार से, ठीक। तो आपके फर्स्ट पार्ट में की बात हो रही है फर्स्ट पेपर के, तो उसमें यूनिट 1 में इंडियन हिस्ट्री है, सेकेंड यूनिट में आपका एमपी का इतिहास हो गया, ये आपको क्लियर हो गया। अब जो आपकी जो थर्ड यूनिट है इसमें क्या लिखा है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था समाज पर प्रभाव, ठीक है, ये भी हिस्ट्री आ गया आपका। इसमें आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो दे रखा है, आगे देखेंगे आप। फिर आपका जो यूनिट 4 है इसमें क्या देखा है, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर, इस प्रकार से आ गया इसमें, ठीक। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसके बाद आपको यह लिखा, देखो जो आपका 5th यूनिट है इसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, यहाँ पर एमपी आ गया। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ में आपका इंडियन हिस्ट्री है, सेकेंड यूनिट और आपका जो 5th यूनिट में आपका एमपी का इतिहास दे रखा है, या आपको क्लियर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, एमपी और इंडियन हिस्ट्री को फोकस इसमें किया गया है। अब आपको जो पार्ट बी इसमें आ रहा है वो देखें आप, पार्ट बी में क्या रखा है, इसमें भूगोल दे रखा है, भूगोल दे रखा है। तो भारत का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु, ये आपको क्लियर है। फिर इसके बाद में देखेंगे आप, तो भारत का भौतिक स्वरूप जलवायु, इसको आपको पढ़ना है, समझना है, बैठ के आपको आराम से बैठ के पढ़ना है, समझना है, आराम से बैठें, इसका प्रिंट निकलवाएं, लाल पेन काले पेन का कॉम्बिनेशन रखें, टिक लगाते चलें। जो आपको समझ में आ रहा है उसको ब्लैक से टिक करें, जो लग रहा है कि टफ है उसको आप टिक करें रेड से। इस प्रकार से आप पढ़ते चलें। सिलेबस याद करना है, सिलेबस समझना है आपको। सिलेबस आपका जो है आपका ब्लूप्रिंट है जिसके आधार पर आप आगे बढ़ोगे, तो आपको सिलेबस पढ़ना है, याद करना है, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो भारत का भौतिक स्वरूप जलवायु उसमें आ गया इकाई में। इसके बाद आपका जो यूनिट 2 है भारत कृषि जल संसाधन है, यूनिट 3 में आपका भारत प्राकृतिक संसाधन एवं उद्योग की बात इसमें कर रहे हैं हम लोग। फिर आपका जो यूनिट 4 है इसमें आपदाएं और तकनीक की बात इसमें हो रही है। फिर आप जो आपका यूनिट 5 है मध्य प्रदेश का भूगोल, है ना, एमपी का जो ज्योग्राफी है उसको आपको समझना है, या कौन से पर्वत पहाड़ नदियां हैं, कौन से खनिज संसाधन है, मिट्टियां हैं, है ना, किस प्रकार की फसल होती है, इस प्रकार से आपको समझना है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, आपको जो पेपर जो आपका 2 आएगा इसमें देखिए आप, जो आपका पेपर 2 है सेकेंड पेपर की बात हो रही है, तो इसमें संविधान, जो आपका यूनिट 1 है पेपर 2 का पार्ट ए खंड आ, इसमें आपका जो यूनिट 1 है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, तो आपका पॉलिटी वाला पार्ट हो गया यूनिट 1। मतलब आपका जो पार्ट है वो पॉलिटी वाला पार्ट हो गया। इसमें यूनिट 1 देख रहे हैं आप, भारत संविधान है, वैचारिक तत्व है, संघवाद है ना, इसके बाद हो गया। यूनिट 2 देखिए आप, भारत का निर्वाचन आयोग है, इस प्रकार से दे रखा है इसमें। फिर आप देखेंगे आप जो आपका यूनिट 3 है इसमें भी आपका जो है, इसमें बेसिकली आपका लोकतंत्र की विशेषता है जो आप पढ़ते हो पॉलिटी में। फिर आपका समुदाय आधारित संगठन है, SCBO बोल रहे हैं इसको आप, गैर सरकारी संगठन हो गया, NGO हो गया, आपके इस प्रकार से पहले पढ़ा हुआ आपने, ठीक है। फिर आप जो आपका यूनिट 4 पे आएंगे आप, तो यहाँ पर भी आपका जो है मध्य प्रदेश और आपका जो भारत का उसमें पॉलिटी दे रखी है, भाई आपका जो MP का गठन कैसे हुआ, है ना। फिर देखें मध्य प्रदेश की विधानसभा किस प्रकार से होती है, उच्च न्यायालय संगठन, क्षेत्राधिकार की बात इसमें कर रहे हैं, ठीक। तो आपका MP की पॉलिटी की बात इसमें हो रही है। फिर आपका जो यूनिट 5 है पेपर 2 का पार्ट ए में, इसमें मध्य प्रदेश का प्रशासन, यहाँ पर भी MP की पॉलिटी पर फोकस किया गया है, मतलब MP पर ज्यादा फोकस किया गया है क्योंकि MPPSC भी है ये। अब जो आपका पेपर 3 यहाँ पे देखो, पेपर 2 आपका पार्ट बी हो रहा है, इसमें आपका समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा, इसको हमको पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। फिर आपका यूनिट 2 है भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियां, है ना। फिर ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र है। फिर आपका आ रहा है औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास और जनसंख्या, इसको आपको समझकर पढ़ना है, इसको हम पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, लेकिन मेरा फोकस है कि आप सबसे पहले खुद से सिलेबस समझें। आप, हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, सब कुछ पढ़ेंगे, A to Z पढ़ेंगे, लेकिन आपको
खुद से सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास और जनसंख्या, किसी और से भी नहीं पढ़ना आप। बहुत से वीडियो पढ़े हैं यूट्यूब पे सिलेबस के बारे में, कुछ भी नहीं पढ़ना, आप खुद से पढ़ो प्लीज। इसके बाद में आपका यूनिट 5 है मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाएं। फिर देखें आप इसके बाद में आपका जो थर्ड यूनिट है, थर्ड आपका पेपर है, इसमें आपका जो पार्ट ए है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू दे रखे हैं इसमें, इसको पढ़ेंगे हम लोग। बहुत अच्छा पेपर है ये, इसको पूरा पढ़ेंगे हम लोग, पूरा पढ़ेंगे A to Z। फिर आपका जो यूनिट 2 है कराधान और नीति परिदृश्य है ना, इसमें आपको जो टैक्स का आपको जो पैटर्न है वो किस प्रकार का है, और आपका जो नीति परिदृश्य, जो भारत में नीति किस प्रकार से बन रही है उसका क्या है, आयात निर्यात वगैरह। आपको जो यूनिट 3 है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन है ना, एमपी की जो इकोनॉमी है उसको हमको समझना है। ठीक, उसका हमको अवलोकन करना है किस प्रकार से यहाँ पर काम होता है। इसके बाद में आपको यूनिट 4 है मध्य प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास की बात यहाँ पर करेंगे हम लोग। सामाजिक आर्थिक विकास पर किस प्रकार से हो रहा है, इसमें कौन सी बाधाएं हैं, कौन कौन सी पॉलिसी इसमें काम कर रही हैं। इसके बाद सांख्यिकीय, डेटा विश्लेषण और प्रायिकता छोड़ देंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। आपका जो पेपर 3 का पार्ट बी है सामान्य विज्ञान, इसमें पूरा विज्ञान दे रखा। अब तो विज्ञान पूरा नहीं, इसमें विज्ञान में कुछ कुछ पार्ट को कवर किया गया, कुछ को छोड़ा भी गया इसमें, तो कौन सा पार्ट कवर है उसको हम पढ़ेंगे, बाकी छोड़ देंगे। फिर कंप्यूटर विज्ञान पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा इसमें डीप जाने की जरूरत है। फिर गणितीय विज्ञान देखेंगे हम लोग। इसके बाद देखेंगे आपका जो यूनिट 3 है, इसमें भी आपका पूरा साइंस वाला पार्ट है। आयुष है, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम है, आपका जो सरकार की स्कीम की बात की गई है। आयुर्वेद, अब जो आपका आयुर्वेद को हमको समझना पड़ेगा, इसमें कौन कौन से। फिर आपका योग है, अब इसमें एक बार आपको प्री में योग से क्वेश्चन आ चुका है ना, योग के बारे में क्वेश्चन तो हमको पढ़ना पड़ेगा। मेंस में भी योग से क्वेश्चन आने की संभावना है। फिर आपका षोडश संस्कार समझेंगे क्या क्या होता है इसमें। फिर आपको यूनिट 4 जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, हमारे भारत में जितने भी स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम चल रहे हैं, योजनाएं चल, उनको पढ़ना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि वो शुरुआत कब हुई है, इसमें क्या क्या इसमें इसके अंतर्गत वो है। चलिए, फिर आपका सब इसमें योजना है। ठीक है, आगे देखें। आपको यूनिट 5 जो है ये भी आपका भारतीय परंपरा संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा। ठीक है, फिर इसमें आपका ये आ गया एनवायरमेंट आ गया। मतलब आपका पेपर 3 में जो आपका पेपर पार्ट 2 में जो आपका यूनिट 5 है, यहाँ पर एनवायरमेंट दे रखा है। ठीक है, एनवायरमेंट की बात हो रही है, पर्यावरण की बात हो रही है। फिर देखिए आप पर्यावरण का पूरा दे रखा है, इसमें पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी होती है। इसके बाद संरक्षण कैसे होता है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये पहले आगे था, अब इसको पीछे कर दिया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान की बात होगी, इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो डाटा देना पड़ेगा आपको। जल संरक्षण के क्षेत्र में किए जाने वाले विभिन्न प्रयास की बात होगी इसमें। अब इसमें आपको जो 4th पेपर है आपका, इसमें देखिए 2 पार्ट हैं। पार्ट ए की बात करेंगे तो इसमें पार्ट ए में दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है, लोक प्रशासन, केस स्टडी की बात हो गई, भारतीय षट दर्शन। अब देखो उसमें ये आपका 4th पेपर का हेडिंग क्या है, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन एवं केस स्टडी। अब इसमें आपको यूनिट 1 जो है वो आपका भारतीय षट दर्शन है, दार्शनिक, विचारक, समाज सुधारक इसमें आ गया। इसका पूरा सिलेबस दे रखा है। भारतीय षट दर्शन क्या होता है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य, शंकर, चारवाक, इस सब के बारे में पढ़ना हमको। कुछ हम पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ लेंगे इसको। अब आपको यूनिट 2 जो है इसमें राष्ट्र निर्माण और नैतिक अवधारणा की बात होगी इसमें, है ना, कि भाई राष्ट्र की अवधारणा, शक्ति घटक क्या होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा हित चरित्र क्या होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन, सशस्त्र, सैन्य बल, अंग, प्रकार तथा गुप्तचर, इस प्रकार से हमको समझना होगा। अच्छा, ये सबसे काम का है कि भगवत गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में उसकी भूमिका, इस बार इन्होंने भगवत गीता पर भी फोकस किया है ना, जो आपका संस्कृति है, कल्चर पर फोकस किया है। फिर आपको यूनिट 2 जो है 3 है मानवीय व्यवहार एवं मनोचिकित्सा। देखो हम जो काम करेंगे फ्यूचर में, आपका सिलेक्शन जिस पद पर होगा वहां पर आपको मनोविज्ञान, तो आपको जो मनोचिकित्सा पर बहुत ही आपकी जो मनोवृत्ति है, अभिक्षमता, इस पर बहुत आपकी जो उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपके इमोशंस कैसे हैं, है ना, इस पर आपका जो बिहेवियर कैसा है, आपका निर्णय शक्ति कैसी है, किस आधार पर आप निर्णय करते हो, आप इमोशनल तो नहीं हो, इस प्रकार पर आपको इसमें पढ़ाते हैं कि आपका जो इमोशंस कैसे होना चाहिए, कैसे उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। तो इसके माध्यम से आपको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, ताकि आपका भविष्य में आप एक परिपक्व आप सिविल सर्वेंट बन पाओ। ठीक है, तो आपका मनोवृत्ति है, अभिक्षमता है, फिर आपका जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं इसको पढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका मनोविज्ञान, मनोविकार एवं मनोचिकित्सा है दे रखा इसमें, इसको पढ़ना है। फिर आपका जो इकाई 4 है, यूनिट 4 है लोक प्रशासन के में नैतिक मूल्य, इसको पढ़ेंगे। फिर देखेंगे आप केस स्टडी। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आपका आता है 4th पेपर का पार्ट बी, इसमें क्या देखा है, उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व, विकास एवं केस स्टडी। यूनिट 1 है उद्यमिता, अवधारणाएं, विकास, ये क्या होती है समझेंगे इसको। इसके बाद यूनिट 2 है व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंधन, समझेंगे हम लोग, प्रशासन, प्रबंधन समझेंगे, मैनेजमेंट आ गया इसमें। फिर
समग्र व्यक्तित्व विकास, आपका व्यक्तित्व का विकास कैसे होना चाहिए, क्या कौन सी बातें सामने इसमें आएंगी, पढ़ेंगे इसको। आपका जो यूनिट 5 है इसमें आपको दे रखा केस स्टडी, ठीक। तो आपका सिलेबस, तो आपका 5वां 6वां पेपर आपका हिंदी निबंध का, उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस दे रखा है। देखिए मैंने सिलेबस बहुत डीप में नहीं पढ़ा है, इसका एक आपको ओवरऑल आपका सिलेबस किस प्रकार से है इसका आइडिया देने का प्रयास किया है। क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं वो देखा हमने, एग्जाम पैटर्न कैसा है वो देखा हमने, मार्क्स कैसे आ रहे हैं वो देखा। आपका सिलेबस को हल्का समझा कि आपका सिलेबस कितना बड़ा है, किस प्रकार का है, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से विषय इसमें कवर है वो समझा हमने। मेरा प्रयास है, मेरा एक उम्मीद है कि आप सिलेबस खुद से पढ़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत बात है। प्लीज़ आप सिलेबस देखें, उसका प्रिंट निकलवाएं, आपके सामने सिलेबस होना चाहिए। अगर आप मैथ्स को फोकस कर रहे हो, कौन कौन से पार्ट आपके कवर हो रहे हैं उनको टिक मारिए, उनको रिवाइज करिए। अगर किसी और से आपको सिलेबस पढ़ना पड़ रहा है तो आप बहुत गलत फील्ड में है, ये फील्ड आपके लिए नहीं है। खुद से आप सिलेबस पढ़ें, समझें, उसके बाद ही आप मैथ्स की तैयारी शुरू करें। किसी और के माध्यम से आप पढ़ना, अगर आप पढ़ना चाहते हो सिलेबस भी, तो गलत है। हाँ पढ़िए, आप अगर किसी क्लास ज्वाइन करते हो, मुझसे पढ़ते हो, किसी और से पढ़ते हो, अच्छी बात है, लेकिन सिलेबस आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछे आपको सिलेबस में क्या क्या, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने बहुत डीप में नहीं पढ़ाया है, आपको ओवरऑल एक आपको आइडिया दिया है, ठीक है। पढ़ते रहिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।